अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। काफी ज्यादा स्टूडेंट आ गए हैं, फिर मैं भी सो गया। जी स्टूडेंट आ रहे हैं जी, 4 हो गए हैं। शुरू करें फिर। लाइट गई। अभी तक 7 पार्टिसिपेंट्स हैं। लाइट चली गई है जी आज। मैम, आपका नेट नहीं बंद हुआ अभी? नेट नहीं बंद होगा, लेकिन लैपटॉप की चार्जिंग जरूर बंद हो जाएगी। चलो मैम, फिर भी फायदा ही है। चले, जब तक चार्जिंग है हो सकता है लाइट आ जाए। ओके जी, चैप्टर नंबर 4, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस। हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या मतलब होगा कि हमारे पास ऑर्डर क्या होता है, जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव। पहले हमने क्या किया था कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव चैप्टर नंबर 2 इसका हमने पढ़ा, चैप्टर नंबर 2 किया और वहां से 9 चैप्टर थोड़ा सा किया। वो सारा चैप्टर किस चीज पर था? वो सारा चैप्टर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के ऊपर था। अलबत्ता ये हुआ था कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर इंक्रीज हो गई थी 9.8 के अंदर, ठीक है। लेकिन उसके अलावा जितना भी हमने काम किया वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था विद पावर 1, ठीक है। 9.8 में सिर्फ ये हुआ कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था, लेकिन उसकी पावर जो थी वो इंक्रीज हो गई थी। यहाँ पर हमारे पास जो डेरिवेटिव है वो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है, पावर 2 या फिर इससे ज्यादा। इन सब के लिए मेथड्स हमारे पास एक ही हैं सॉल्व करने के। जब डेरिवेटिव पावर 2 या उससे ज़्यादा हो जाए तो फिर जो मेथड हम पावर 2 के लिए कर सकते हैं वही मेथड हम पावर 3 पर भी अप्लाई कर सकते हैं, एंड सो ऑन, जितने भी ऑर्डर का डेरिवेटिव हो जाए, ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर 4 डील करेगा उन तमाम इक्वेशंस के साथ जिसमें डेरिवेटिव का ऑर्डर 2
या फिर उससे ज्यादा हो जाएगा। सॉल्व करने के मेथड है, चैप्टर काफी लेंथी है, सॉल्व करने के मेथड काफी सारे आ जाएंगे, ठीक है, लेकिन आज सिर्फ डेफिनेशन है कि इस चैप्टर की डेफिनेशन कौन कौन सी बनती है। इनिशियल वैल्यू और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम हम पहले से ये जानते हैं कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कौन सी होती है और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम कौन सी होती है। कौन सी होती है भाई इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, जिसमें क्या कंडीशन होती है, सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल की सिंगल वैल्यू के ऊपर, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास इस वक्त x है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की सिंगल वैल्यू के ऊपर सारी कंडीशंस अगर गिवन हो तो इनिशियल वैल्यूज कहलाती हैं। और अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल की दो या दो से ज्यादा वैल्यूज आ जाए, ठीक है, इंडिपेंडेंट कंडीशंस जो गिवन हो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की दो या फिर दो से ज्यादा वैल्यूज के ऊपर आ जाए तो फिर उसको हम बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम कहते हैं। इनिशियल वैल्यू में क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की एक ही वैल्यू पर सारी कंडीशंस गिवन होती हैं, ठीक है। हम हायर ऑर्डर या एन ऑर्डर डेरिवेटिव को डिफाइन करने का मेथड पढ़ते हैं कि किस तरह से इसको डिफाइन किया जाता है। एन ऑर्डर डेरिवेटिव है हमारे पास डी एन वाई बाई डी एक्स एन, ठीक है, ऑर्डर हायर हो गए हमारे पास, डी एन वाई ओवर डी एक्स एन, इसके साथ जो कोफिशिएंट है उसको नाम दे दिया है ए एन का, प्लस अगला डेरिवेटिव हमारे पास कौन सा है, डी एन माइनस वन, एन माइनस वन ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसके साथ जो कांस्टेंट है या कोफिशिएंट है वो x का ही है और उसको नाम दिया है हमने किसका, ए एन माइनस वन। जिस लिहाज से हम डेरिवेटिव लिख रहे हैं एन ऑर्डर डेरिवेटिव है, उसी लिहाज से हमने कोफिशिएंट को नाम दे दिया है ए एन, ठीक है। इसी तरह से एन माइनस वन ऑर्डर डेरिवेटिव है तो हमने कोफिशिएंट को नाम दे दिया है ए एन माइनस वन। सो ऑन हम जाएंगे कहाँ तक, डेरिवेटिव वन ऑर्डर डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, इसके साथ का जो कोफिशिएंट है उसको हमने नाम दे दिया है ए वन एक्स। डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर था, इसके हमने साथ जो कोफिशिएंट है उसको नाम दे दिया है ए वन का, ठीक है। फिर लास्ट में क्या आएगा कि y वाली टर्म आएगी और उसके साथ कोफिशिएंट कौन सा होगा, ए जीरो, ठीक है, या ए नॉट ए जीरो। राइट साइड जी एक्स फंक्शन है किसका, x का। इट इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर है क्योंकि आप देखें कि डेरिवेटिव्स जो है उन सब की पावर वन है, ठीक है, डेरिवेटिव्स जितने भी हमने यहाँ पर लिखे हैं सारों की पावर वन है, ठीक। डेरिवेटिव Yes, की ma'am. अगर पावर वन है, साथ में जो डिपेंडेंट वेरिएबल है y उसकी पावर भी वन है, देयरफॉर इट इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन ऑर्डर इसका हमारे पास क्या है, एन ऑर्डर है, जितना ऑर्डर सबसे ज्यादा ऑर्डर इक्वेशन के अंदर मौजूद होगा उतने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, ठीक है। देयरफॉर इट इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और ऑर्डर हमारे पास कौन सा है, nth, ठीक है। अब ये कंडीशंस जो गिवन है ये सब्जेक्ट टू कंडीशंस हो सारे सवालों में जरूरी नहीं है क्योंकि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कर रहे हैं, इस टॉपिक का नाम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है। हमने बहुत दफा देखा है कि एक सवाल हमें गिवन होता है, कंडीशंस गिवन नहीं होती। अब जितने जितने हमारे पास ऑर्डर है डिफरेंशियल इक्वेशन का उतनी ही हमारे पास कंडीशंस होंगी, उतनी होंगी ना। एन एन माइनस वन तक जा रहे हैं, एन माइनस वन तक जा रहे हैं और वाई जीरो से शुरू कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि एन ही हमारे पास कंडीशंस हैं। सारी कंडीशंस इंडिपेंडेंट वेरिएबल की सिंगल वैल्यू एक्स के ऊपर डिफाइन है, देयरफॉर दीज आर इनिशियल कंडीशंस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कि बाउंड्री कंडीशंस क्या होती हैं। ये इसमें जो शुरू का काम है 4.1 का वो आप बेशक मत कीजिएगा, बहुत सिंपल है, उसको करने की ज़रूरत नहीं है, हम पहले भी कर चुके हैं कि कंडीशन को अप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये जो बिल्कुल स्टार्ट का काम है इसको करने की ज़रूरत नहीं है। बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में क्या होगा कि जिस तरह से एन ऑर्डर डेरिवेटिव के साथ डिफाइन कर लें या यहाँ पर ये डिफाइन है कि हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव a2 है, a1 है, a0 है, g ऑफ x है,
सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है इसलिए हमें दो ही कंडीशंस गिवन होंगी, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है कंडीशंस उतनी ही गिवन होंगी, ठीक है। y a हमारे पास y0 है, y b की वैल्यू y1 है। चूंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की दो डिफरेंट वैल्यूज पर कंडीशन डिफाइन है, x की वैल्यू एक दफा a है, x की वैल्यू एक दफा b है, देयरफॉर दीस कंडीशंस आर कॉल्ड बाउंड्री वैल्यू कंडीशंस। ठीक हो गया। एक और यहाँ पर जरूरी बात है कि अगर आपके पास n ऑर्डर डेरिवेटिव है, ठीक, यहाँ पर कहीं लिखा भी होगा, अगर n ऑर्डर डेरिवेटिव है तो फिर ये जो कोफिशिएंट a n है इसको नॉन जीरो होना चाहिए। ये बात हम जानते हैं कि अगर हमारे पास, जैसे हम इक्वेशन लिखते हैं कि सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस b, ठीक, उसमें भी क्या कंडीशन होती है, उसमें भी हमारे पास यही कंडीशन होती है कि जो मैक्सिमम डिग्री हमारे पास मौजूद है उसके साथ वालों कोफिशिएंट जीरो के बराबर ना हो, ठीक है। लीनियर इक्वेशन लिखते हैं, हम कहते हैं कि ax प्लस बी, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस बी इक्वल्स टू जीरो। लीनियर उसी वक्त बनेगी जब x के साथ वाला कोफिशिएंट जीरो के बराबर ना हो। एन ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन लिख रहे हैं। एन ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब था कि हमारे पास एक टर्म ऐसी मौजूद हो जिसका डेरिवेटिव एन ऑर्डर का हो, ठीक है, जैसे कि ये वाला है। अगर हम ए एन को जीरो के बराबर कर देंगे तो ये टर्म पूरी जीरो हो जाएगी, इससे ये एन ऑर्डर नहीं रहेगी। तो कंडीशन सिर्फ इसके ऊपर होती है, जो आपके पास ऑर्डर सबसे ज्यादा है उसी के कोफिशिएंट के ऊपर कंडीशन है कि ए एन को जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। लाइट आ गई है जी। अच्छा, नेक्स्ट है, क्या हुआ लाइट आ गई है। नेक्स्ट होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस है, ठीक। होमोजीनियस इक्वेशन हम जानते हैं, लीनियर चैप्टर जो हमने इससे पहले किया है जिसमें फर्स्ट ऑर्डर थी उसमें होमोजीनियस दो तरह से हमने पढ़ी थी। एक होमोजीनियस इक्वेशन टाइप आई थी हमारे पास कि अगर ये होमोजीनियस इक्वेशन है तो एक गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। वो कंडीशन थी कि आप m और n लिखते हैं, m का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेते हैं, n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेते हैं। वो भी हमारे पास होमोजीनियस थी, लेकिन जो स्टैंडर्ड चीज़ है होमोजीनियस के बारे में वो ये है कि अगर आप इक्वेशन लिखते हैं, कोई भी इक्वेशन लिखते हैं, उसका राइट हैंड साइड, ठीक है, वो जीरो के बराबर हो जाए। जैसे यहाँ पर इक्वेशन नंबर 6 में आपने n ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी और यहाँ पर राइट हैंड साइड जीरो के बराबर है, देन दिस इक्वेशन इज कॉल्ड होमोजीनियस। एंड if the right hand side is not equals to zero, जैसे इक्वेशन नंबर 7 है, then it is called non homogeneous differential equation, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल दिया है, ये एग्जांपल जरा बता सकते हैं कि क्या ऑर्डर है इसका और होमोजीनियस है या नहीं है। ये वाला एग्जांपल है 2y डबल डैश प्लस 3y डैश माइनस 5y इक्वल्स टू 0 इज होमोजीनियस, इसका क्या, और इसका ऑर्डर कितना है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है। ये वाली इससे अगली वाली है, उसमें क्या है, y का ट्रिपल डेरिवेटिव इन्वॉल्व हुआ है, देयरफॉर इट इज द थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। राइट हैंड साइड हमारे पास ex के बराबर है, कांस्टेंट के बराबर है, देयरफॉर इट इज नॉन होमोजेनियस, ठीक है। नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए जरूरी है कि एक टर्म ऐसी जरूर मौजूद हो, इस टर्म को अगर आप माइनस ई एक्स इक्वल्स टू जीरो लिख लेते हैं तो फिर भी वो नॉन होमोजीनियस रहेगी। क्यों नॉन होमोजीनियस रहेगी? क्योंकि यहाँ पर सारी हमारे पास y वाली टर्म है, एक टर्म कम से कम ऐसी होनी चाहिए जिसमें y इन्वॉल्व ना हो। अगर y इन्वॉल्व नहीं है तो हम उसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, उसको हम जी एक्स बना सकते हैं। 7 इक्वेशन में जो राइट हैंड साइड है इट विल बी द फंक्शन ऑफ जी ओनली, उसके अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल मौजूद नहीं होना चाहिए, ठीक है। होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस बिल्कुल वही चीज़ है जो हम पहले पढ़ के आए हैं। अलबत्ता हमने पिछले चैप्टर में होमोजीनियस इक्वेशन एक और भी पढ़ी थी, उसको इसके साथ कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कि जब ये 7 इक्वेशन है जो कि नॉन होमोजीनियस है, उसका जब हम सोल्यूशन फाइंड करेंगे
तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इक्वेशन नंबर 6 को जो कि होमोजीनियस है उसको सॉल्व करना होगा। ठीक है, अगर एन ऑर्डर की जो भी एक ही होगी वो, जैसे यहाँ पर आपको दिया जाए कि इसका सोल्यूशन फाइंड करें, ये जो सेकंड हम एग्जांपल की थी, जो थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है और नॉन होमोजीनियस है, अगर इसका हमें सोल्यूशन फाइंड करने के लिए कहा जाता है तो हमें पहले क्या करना है कि इसको होमोजीनियस का, इसी इक्वेशन का जो होमोजीनियस सोल्यूशन आएगा, मतलब कि यहाँ पर एक्स को 0 के बराबर पुट करके जो सोल्यूशन आएगा पहले वो लिखना है। फिर उसके बाद हमने एक और सोल्यूशन फाइंड करना होगा नॉन होमोजीनियस को कंसिडर करते हुए। ठीक है, वी शैल सी दैट, अभी हम सॉल्यूशंस की तरफ आज सॉल्यूशंस की तरफ नहीं जाएंगे, आज सिर्फ हम डेफिनेशंस कर रहे हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं। We shall see that to solve a non-homogeneous linear equation 7, we must find first, क्या चीज हमें फाइंड करनी है, associated homogeneous equation 6। ठीक है, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पहले हमें एसोसिएटेड होमोजीनियस इक्वेशन जो 6 है उसका सोल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, नॉन होमोजीनियस को फाइंड करने के लिए, सोल्यूशन फाइंड करने के लिए पहले हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर 7 का सोल्यूशन जो कि नॉन होमोजीनियस है उसको फाइंड करने के लिए पहले इक्वेशन नंबर 6 का सोल्यूशन फाइंड करेंगे, मतलब कि उसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे। और एसोसिएटेड इक्वेशन यही होती है कि आप जो राइट हैंड साइड है उसको 0 के बराबर पुट करके सोल्यूशन फाइंड करें। ठीक है, नेक्स्ट है डिफरेंशियल ऑपरेटर। ये वही बात है कि ए एन को, जो कोफिशिएंट ए एन है उसको नॉन जीरो होना चाहिए। नेक्स्ट डिफरेंशियल ऑपरेटर है, डिफरेंशियल ऑपरेटर्स डी बाई डी एक्स। हम जानते हैं कि पहले भी हम ये चीज़ देख चुके हैं कि जो डेरिवेटिव होता है डी वाई बाई डी एक्स, उसको लिखने के बहुत सारे मेथड होते हैं। ठीक है, एक ये होता है कि आप इसके ऊपर डैश लगा दें, किसके ऊपर, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, वाई, इसके ऊपर आप एक डैश लगा दें तो ये शो करेगा कि ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसमें x है और डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास y है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर हम t भी लिख देते हैं, ठीक है, dy बाई dt भी लिख देते हैं तो भी y के ऊपर क्या आता है, डैश ही आएगा। नेक्स्ट हमारे पास एक और कंडीशन है कि आप डेरिवेटिव को क्या किस तरह से शो कर सकते हैं, कैपिटल D लिखा, ठीक है, और यहाँ पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो y है, y लिखा। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ शो करते हैं। डी वाई बाई डी एक्स को हम y डैश लिख सकते हैं या फिर डी वाई बाई डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल डी वाई। एंड व्हाट इज डी, डी इज जस्ट एन ऑपरेटर। ठीक है, ये जो डी है ये एक ऑपरेटर है। ये ऑपरेटर कौन सा है, ये हमारे पास सिर्फ ये चीज है डी बाई डी एक्स। ठीक है, डी बाई डी एक्स एक ऑपरेटर है। अगर आप इसके साथ कोई वेरिएबल y जैसे हम लिख लें तो फिर वो डेरिवेटिव बन जाएगा। लेकिन जस्ट डी बाई डी एक्स एक ऑपरेटर है, जैसे कि एडिशन का सिंबल, प्लस का सिंबल, ये एक ऑपरेटर होता है। ठीक है, ये ऑपरेटर ही है ना, आपने दो नंबर यहाँ पर लिखने होते हैं तो फिर इसके कोई सेंस बनती है, अदरवाइज जस्ट एक ऑपरेटर है। ठीक है, इसी तरह से मल्टीप्लीकेशन, जस्ट एक सिंबल लिखें तो ये भी एक ऑपरेटर है। ठीक है, तो जो खाली डी, सिंपल डी, कैपिटल डी के साथ जिस चीज को हम शो कर रहे हैं वो डी बाई डी एक्स है। ठीक है, या डी बाई डी टी, कोई भी आपको वेरिएबल की बनो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, देन डी बाई डी एक्स इज कॉल्ड द ऑपरेटर। ठीक है, एंड इट इज कॉल्ड द डिफरेंशियल ऑपरेटर। कैपिटल डी के साथ हमने शो किया, इट इज कॉल्ड द डिफरेंशियल ऑपरेटर। इस चैप्टर के अंदर हम डी को यूज करेंगे। ठीक है, तो डी जो है वो जस्ट एक ऑपरेटर है। इक्वेशन लिखी जा सकती है जैसे कि आपने डी फाइंड करना है cos 4x का, इसका मतलब है कि डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। ठीक है, d cos 4x, cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन 4x और साथ में जो एंगल है उसका डेरिवेटिव 4 आ जाएगा। इसी तरह से d को अगर आपने अप्लाई करना है इसके ऊपर तो जस्ट डेरिवेटिव ही लेना है, लेकिन सिंबल थोड़ा सा चेंज हमने किया है, d के साथ शो किया है, एंड d इज कॉल्ड द डिफरेंशियल ऑपरेटर। नेक्स्ट हमारे पास नेचुरल मैनर है, किस तरह से कि अगर डेरिवेटिव हमारे पास बढ़ जाते हैं, जैसे कि डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स हमने कैलकुलेट करना है तो हम इसको लिखेंगे डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र
ये वाला पहला एक डी है, ठीक है, एक ये डी है, एक इतना हमारे पास डी है, y को छोड़कर हमारे पास एक और डी है, ठीक है, और ये किसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, y के ऊपर, इसको हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर y, ठीक है। इसी तरह से अगर आपके पास n ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाता है तो इसको कैसे लिखेंगे, d पावर n, ठीक है, d पावर n, और साथ में क्या लिखेंगे, y लिखेंगे, ठीक। नेक्स्ट है कि nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, n ऑर्डर डिफरेंशियल ऑपरेटर और पोलिनोमियल ऑपरेटर कैन बी रिटन एज, कैसे लिख सकते हैं, ये हमारे पास क्या कंडीशन है, ये जो हमने इक्वेशन जहाँ से स्टार्ट ली थी वहाँ पर यही था कि हमने n ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है, तो n ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में जो सारे ऑपरेटर हो रहे हैं, यूज हो रहे हैं, उनको हम क्या करेंगे, उनको हम एक पोलिनोमियल की फॉर्म में इस वक्त लिख रहे हैं। उसमें यही था कि आपके पास जो nth ऑर्डर डेरिवेटिव था उसके साथ ऑपरेट कोफिशिएंट जो था वो a n था। इसी तरह से जब n-1 ऑर्डर डेरिवेटिव था तो उसके साथ कोफिशिएंट an-1 का था। लास्टली हम यहाँ तक गए थे कि जब हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है तो उसके साथ कोफिशिएंट a1 है, और फिर जो लास्ट कोफिशिएंट है वो हमारे पास जो y के साथ था वो a0 था। चूंकि हम ऑपरेटर लिख रहे हैं, ऑपरेटर की फॉर्म में लिख रहे हैं, इसलिए y आपको यहाँ पर कहीं नजर नहीं आएगा, सिर्फ हम ऑपरेटर को डिफाइन कर रहे हैं। इस ऑपरेटर को हमने नाम दिया है किसका, एक l का, ठीक है, l के साथ हमने इसको ऑपरेटर को सिंबल दे दिया है, इक्वेशन नंबर 8 आ गई है। अब हम जानते हैं कि डेरिवेटिव की प्रॉपर्टी क्या होती है, जो डेरिवेटिव्स की प्रॉपर्टी होती है वही उसके ऑपरेटर पर भी लग सकती हैं, ठीक है। जैसे कि क्या कंडीशन होती है कि जब आप फंक्शन को किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और उसका डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या होता है कि कांस्टेंट बाहर आ जाता है और आप डेरिवेटिव किसका लेते हैं, फंक्शन का, ठीक है। यहाँ पर यही कंडीशन लगाई है कि डी c of f of x is equal to c times d f of x, ठीक है, c being constant। इसी तरह से जब हम दो फंक्शंस को ऐड कर रहे हो और उसका डेरिवेटिव लें तो क्या होता है कि डेरिवेटिव अलग अलग फंक्शंस के ऊपर अप्लाई हो जाता है। इसी चीज को हम यहाँ पर यूज करेंगे कि d of f of x plus g of x, हम इनको अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं, d f of x plus d g of x। The differential operator L possesses a linearity property। लीनियर का हमने लीनियर अलजेब्रा हमने पढ़ा था, उसके अंदर हमने देखा था कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, क्या होती है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, क्लास, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, जागे में हाँ मैं के सोई में है। हाँ, लेकिन अब पता कोई नहीं क्या होती है। ये आपको नजर नहीं आ रहा था जो भी मैंने आपको पढ़ा रही थी, मैं तो सोया हुआ था मैं। सोया हुआ था। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास क्या होती है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है कि आप टी को अप्लाई करते थे किसके ऊपर, कैसे, टी ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई किसके बराबर होती है, अल्फा बाहर आ जाएगा, टी ऑफ एक्स यही था ना, यस मैम, और प्लस प्लस बीटा बाहर आ जाएगा और बीटा टी बाहर ऑफ आ वाई, जाएगा टी ऑफ वाई। ठीक है। यही दो प्रॉपर्टीज हमने अभी इसके लिए भी पढ़ी हैं, डिफरेंशियल के लिए, डिफरेंशियल ऑपरेटर के लिए, ठीक है। यही दो प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं कि अगर आप डी को सी ऑफ एक्स के ऊपर अप्लाई करें तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ऑपरेटर किस पर लगेगा, सिर्फ एफ ऑफ एक्स पर। इसी तरह से अगर दो फंक्शंस ऐड हो रहे हो, इनके ऊपर आप डी अप्लाई करें तो क्या होता है, जैसे डेरिवेटिव की प्रॉपर्टी होती है कि आप डेरिवेटिव को अलग अलग दोनों फंक्शंस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इन्हीं दो प्रॉपर्टीज के साथ हम लिख सकते हैं कि एल ऑफ एल्फा एफ ऑफ एक्स प्लस बीटा जी ऑफ एक्स, ठीक है, ये किसके बराबर होगा, एल्फा एल एफ ऑफ एक्स प्लस बीटा एल जी ऑफ एक्स। कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और एल जो है वो अप्लाई हो जाएगा किसके ऊपर, एफ ऑफ एक्स पर। इसी तरह से बीटा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा और एल अप्लाई हो जाएगा किसके ऊपर, जी ऑफ एक्स एक्स के ऊपर। देयरफॉर
we say that the nth order differential operator L is a linear operator. ठीक है, nth order differential operator L जो हमने यहाँ पर define किया है, it is the linear operator. पढ़ रहे हैं कि सोए में हैं? हैं, कोई आवाज ही नहीं आ रही आज आप लोगों की। हम जाग क्या हूँ, जाग रहे हैं। अभी जागा। नेक्स्ट, डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हम एल की फॉर्म में लिखें, जैसे कि इक्वेशन हमने 6 और 7 याद रखेगा कि इक्वेशन नंबर 6 जो थी वो होमोजीनियस थी, एन ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, और जो दूसरी थी 7 वो नॉन होमोजीनियस थी। तो जो उसकी लेफ्ट हैंड साइड है हमने उसके ऊपर एल को डिफाइन किया। एल यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है इक्वेशन नंबर 8 के अंदर, ठीक है। एल इज इक्वल टू, दिस इज एन ऑपरेटर, ठीक है, सारा ऑपरेटर है हमारे पास और ये लीनियर ऑपरेटर है। यहाँ पर कहीं पर भी हमें y नजर नहीं आएगा। अगर आप y को साथ लिख लेते हैं तो फिर वो डेरिवेटिव बन जाता है। अगर सिर्फ d लिखे हुए नजर आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये सारा एक ऑपरेटर है हमारे पास। इक्वेशन नंबर 8 एक ऑपरेटर है, ठीक है। हमने क्या करना है कि एल ऑफ वाई लिखा इक्वल्स टू 0, ये होमोजीनियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एल वाई जी ऑफ एक्स के अगर बराबर है तो ये नॉन होमोजीनियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम करने लगे हैं किसके लिए? होमोजीनियस इक्वेशंस के लिए। अगर हमारे पास एक एन ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है और उसके सॉल्यूशंस आते हैं y1 y2 अप टिल yk, ठीक है। अब एक से ज्यादा सॉल्यूशन आने हैं क्योंकि ये एन ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है, ठीक है। जिस तरह से आप जानते हैं कि लीनियर का एक सोल्यूशन आता है, क्वाड्रेटिक के दो आते हैं, इसी तरह से एन ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन जो है वो y1 y2 अप टिल yk आ रहे हैं। यहाँ जरूरी नहीं है कि इनका जितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है उतने ही सोल्यूशन हो, सोल्यूशन उतने ही होते हैं, लेकिन कुछ सोल्यूशन ऐसे होते हैं जो एक दूसरे से मैच कर जाते हैं तो हम उसको रिपीट नहीं करते हैं, ठीक है। एन ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके सोल्यूशंस आए y1 y2 अप टिल yk, ठीक है। जब इसके हमारे पास सोल्यूशंस आ गए तो फिर क्या कंडीशन आएगी कि जितने भी सॉल्यूशंस आए हैं उन सब की लीनियर कॉम्बिनेशन वो भी एक सॉल्यूशन होगा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। y1 y2 yk ये सारे सॉल्यूशंस हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, जो एन ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके ये सारे सॉल्यूशंस हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि अगर y1 y2 अप टिल yk हमारे पास एन ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं तो इन सॉल्यूशंस की लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं। लीनियर कॉम्बिनेशन में हम क्या करते थे कि C1 C2 जितने हमारे पास ये सॉल्यूशंस हैं उन सब के लिए हम कांस्टेंट डिफाइन कर लेंगे। इन इन सॉल्यूशंस की लीनियर कॉम्बिनेशन वो भी एक सॉल्यूशन होगी किसके? गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन की। क्लियर है ये बात? क्या पढ़ा है? अभी यस मैम। अगर हमारे पास nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो और उसके सॉल्यूशन y1 y2 अप टिल yk हों तो हम हाँ उसके सॉल्यूशंस की लीनियर कॉम्बिनेशन बना लेंगे, ठीक है, और वो भी हमारे पास सॉल्यूशन होगा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक। ये हमने होमोजीनियस इक्वेशंस के लिए केस किया, प्रूफ नहीं करना, प्रूफ रहने दें। नेक्स्ट यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है, इसी थ्योरम से कॉलरी आ रही है, वो क्या है? पहली है हमारे पास कि अगर y1 जैसे कि सोल्यूशन आया हुआ है, ठीक है, y1 मैम एन ऊपर इंटरवल का कॉन्सेप्ट भी दिया हुआ है ना, वो क्या है? इंटरवल का कॉन्सेप्ट वही पुराना है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। ओके मैम। वही कि हमारा जो जितने भी वेरिएबल आ रहे हैं एक्स एक्स के ऊपर हम डिफाइन करते हैं ना अपने इंटरवल को, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर इंटरवल डिफाइन करते हैं। तो उसके अंदर ये जितने भी आपके पास कोफिशिएंट्स हैं वो सारे एक्स के हैं ना, ये देखें जितने भी हमने कोफिशिएंट्स यहाँ पर करने हैं पढ़े हैं एन ऑर्डर के साथ, जितने भी कोफिशिएंट्स आ रहे हैं ये सारे एक्स के फंक्शन है, ए एन एक्स, ए एन माइनस वन। ये जितने भी कोफिशिएंट्स हैं इन सब को कंटिन्यूस होना चाहिए ऑन द गिवन इंटरवल, ठीक है। वही पुराना कॉन्सेप्ट है।
उसी चीज को हम लेकर चलेंगे। अच्छा जी, y1 हमारे पास सोल्यूशन है एक n ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का। अगर y1 एक सोल्यूशन है तो उसका जो कांस्टेंट मल्टीपल है उसको किसी भी कांस्टेंट c1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो वो भी हमारे मैम पास एक क्वेश्चन है। जी। मैम इंटरवल निकालने के लिए मैंने काफी एक्सरसाइजेज में किया है, तो वहां पर एक तो आ जाता है इन्फिनिटी वाला, लेकिन ये जीरो कहाँ से ऐड हो जाता है? जीरो हमने ज्यादातर यही देखे थे कि जीरो से इन्फिनिटी आ रहा था ना। उसमें कंडीशन ये है, देखें वहां पर यस मैम। आपके सवाल में जीरो इन्वॉल्व हो रहा होगा कहीं पर। कैसे, मैं आपको एक बयान लिख के दिखाती हूँ। अब इस वक्त बाकी नहीं है, लेकिन ये हम एक खुद से लिख लेते हैं। यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर लिख लेते मैम हैं। इंटरवल हम वही ले रहे होते हैं ना, जो मतलब एक्स की वैल्यू जो भी पुट करें उससे वाई का जो आंसर है वो इंफिनिटी आ जाए, तो वो हम इंटरवल बना देते हैं। क्या इंटरवल बना लेते हैं? वो तमाम इंटरवल जहाँ पर जो जितने वाई भी की आपके पास वैल्यू एक्स आए अनडिफाइन हो जाए। अनडिफाइन हो जाए जी। डी वाई बाई यस, डी एक्स है। तो वो एक मिनट। प्लस यहाँ पर आपके पास कोई और फंक्शन आया हुआ हो, फॉर एग्जांपल एक्स वाई हो। ठीक, एक्स वाई हो। यहाँ पर ये हमने फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है, इज इक्वल टू कोई और यहाँ पर हम डिफाइन कर लेते हैं, ई एक्स डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे हमने एक बना दी। अब आप इसका इंटरवल क्या लिखेंगी? इसका इंटरवल आप क्या लिखेंगी? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी लेके जाएंगी कि जीरो से इन्फिनिटी लिखेंगी? बोले। मैम ऐसे डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं इंटरवल? तो इंटरवल को यहीं से देख के बताना है। यहीं से कैसे देखेंगे मैम? यहीं से देख के बताना है। जो जो आपको दो चीजें देखनी है। एक कौन सी चीज देखनी है? एक आपने देखना है कि जो y का आंसर आया हुआ है वो, और जो गिवन डिफरेंशियल यस इक्वेशन है वो, इन दोनों से आपने इंटरवल बताना है। ठीक है, इसको मैम, देख ये के फिर बता दोबारा सकते। से बता दें कैसे? देखें, एक तो ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है ना आपके पास, यहीं से जहां से सवाल आपका शुरू हो रहा है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है ये। ठीक है, और एक आप यस जब आप प्रोसेस करेंगे, जो भी आप इसके ऊपर मेथड लगाएं, y की एक वैल्यू आएगी। ठीक है, जो इसका सोल्यूशन आएगा। ये दो चीजें जो आपके पास आएंगी, इनसे आपने इंटरवल बताना है। ठीक है, मैम हम लोग y की जो वैल्यू आती है ना उससे इंटरवल मैम, बनाते हैं। यहाँ पर y की वैल्यू लेके देखें फिर निकाल के अब y बता दें। की वैल्यू क्या आएगी इसमें? ये हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है। y की वैल्यू, इसको तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। ये हमने इंटरवल कौन से एक्सरसाइज में पढ़ा हुआ है? 2 मैम हमने सेकंड चैप्टर में किया है 2.34 आगे सारी ऑनवर्ड एक्सरसाइज में। 2.34 में 2.5 किया तक था। तो एक्सरसाइज की है सारी। यस मैम, 2.2 में भी है। अच्छा, अगर मैं एक मिनट, इसी सिर्फ मैं निकालती हूँ उसको, 2.34 को एक मिनट में खोलती हूँ। ये इसको मैं अभी y को यहाँ पर नहीं देख रही। आप इसका मुझे इंटरवल बता सकते हैं, सिर्फ ये इक्वेशन पहली वाली का, कि क्या कौन सा इंटरवल होगा जिस पर सारे फंक्शन और वो सारे कंटिन्यूस हो जाएंगे? एक्स स्क्वायर है, एक्स है, ई पावर एक्स है। आपने देखना है कि डेरिवेटिव के साथ जो टर्म है वो कौन सी है? एक्स स्क्वायर है। इसी तरह से y के साथ जो टर्म है वो हमारे पास x है। दूसरी हमारे पास कौन सी है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ex। ठीक है, हमने क्या करना है, हमने इसको इस तरह से चेक करना है कि अगर हम डेरिवेटिव लिख लें dy बाई डी एक्स, तो हमें क्या करना होगा? ये एक्स स्क्वायर जो है इसको पूरी इक्वेशन के साथ डिवाइड करना होगा। dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 अगर हम कर दें, ठीक है, आपने यही करना होता है जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। अभी हम सिर्फ सोल्यूशन पर नहीं जा रहे, अभी हम सिर्फ इसका इंटरवल चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स, इसको हमने क्या करना होता है? इसके कोफिशिएंट को 1 के बराबर
देखना होता है, 1 के बराबर पुट करके देखना होता है कि इक्वेशन क्या बनती है। ये बन जाएगी, अब जब हम इसको एक्स स्क्वायर के साथ पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। y over x और आ यहाँ जाएगा। पर भी हम क्या कर रहे हैं कि e की पावर x है, इसको भी हम क्या कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर के साथ डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। पूरी इक्वेशन को हमने डिवाइड कर लिया। यहाँ पर अब एक x इन्वॉल्व होगा, यहाँ पर भी क्या है कि एक्स स्क्वायर आ रहा है। अगर x की वैल्यू 0 हो जाती है तो फिर ये डिफाइन नहीं हो सकता, ठीक है। x इज इक्वल टू 0 पर ये जो Undefined हो जाएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन है ये अनडिफाइन हो जाएगी, क्योंकि x जो है वो डिनोमिनेटर में आ गया, ठीक है। जब x डिनोमिनेटर में आ जाए तो फिर हम x इज इक्वल टू 0 को शामिल नहीं कर सकते हैं, x को 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये मैंने आपको बात बताई थी कि इधर से हमारे पास दो इंटरवल बनते हैं, एक बनता है कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस 0 तक, इंफिनिटी टू ठीक है, 0 को शामिल नहीं करना। और इसी तरह से ओपन इंटरवल बताना है 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। बुक इस बात को फॉलो करी है, ये वाली बुक इस बात को फॉलो करी है। उसमें हमने ये कंडीशन बहुत पहले 1 पॉइंट समथिंग जो हमने एक्सरसाइज की थी उसमें हमने ये पढ़ा था कि हम इन इंटरवल में से कोई सा भी एक इंटरवल चूज कर सकते हैं। इंटरवल ऑफ डेफिनेशन वो चीज होती है जिस पर डिफरेंशियल इक्वेशन और उसका सोल्यूशन डिफाइन होता है। ये इंटरवल एक से ज्यादा बन सकते हैं, ठीक है। इन इंटरवल में से हम कोई सा एक इंटरवल चूज कर सकते हैं। अगर आपको इनिशियल वैल्यू कंडीशन, इनिशियल प्रॉब्लम गिवन हो तो आपने देखना है कि इनिशियल कंडीशन कौन से इंटरवल पर है। जैसे x इज इक्वल टू 2 पर फॉर एग्जांपल आपको वैल्यूज गिवन हो, x इक्वल टू 2 पर अगर गिवन है, ठीक है, x इक्वल टू 2 पर अगर आपको कंडीशंस गिवन है तो वो कहाँ पर आएगी, वो इस इंटरवल के अंदर आएगी, ठीक। लेकिन वो किस चीज को फॉलो करिए कि आप दोनों में से कोई सा भी एक इंटरवल चूज कर सकते हैं, ठीक है। हम दोनों भी तो लिख सकते हैं अगर हमें इनिशियल वैल्यू ना दी गई हो। जी बोलिए, मैं जरा फोन अटेंड करने चली गई थी। हाँ, क्या कह रहे हैं, दोनों इंटरवल में से कोई सा एक इंटरवल लिख सकते हैं, लेकिन अगर 0 डिफाइन नहीं है तो 0 से इन्फिनिटी पर आप चले जाएं, ठीक है। 0 पर फंक्शन डिफाइन नहीं होता, डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइन नहीं होती, तो आप 0 से इन्फिनिटी पर लिख दें, दोनों लिख लें, या जस्ट ये लिख दें कि x जो है वो इस वक्त 0 के बराबर नहीं हो सकता। लेकिन एक कंडीशन है कि अगर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम आपको गिवन हो तो आपने देखना है कि x की कौन सी वैल्यू है, ठीक है। वो जो x की वैल्यू है वो जिस इंटरवल में लाई करेगी तो फिर आपने वही वाला इंटरवल लिखना है। क्लियर है ये तो वो बात? लार्जेस्ट इंटरवल होगा। वो लार्जेस्ट इंटरवल हो जाएगा। मैम अगर यहाँ x के नीचे ना हो अगर x तो डिनोमिनेटर इसका में ना इंटरवल क्या? आए, यहाँ पर अगर हम कहते हैं कि x स्क्वायर यहाँ नहीं है,